हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था म्याऊ ट्राइब पर बीस्ट गॉड ने हमला कर दिया था, जिससे म्याऊ ट्राइब के लगभग 80 to 90% लोग मारे गए थे। अंत में विंगलॉन्ग बीस्ट गॉड को वहां से ध्यान भटकाकर और कहीं ले गया था, लेकिन बीस्ट गॉड अकेला नहीं था। बीस्ट गॉड के पास उसके कई सारे बीस्ट किंग थे। बीस्ट गॉड उन बीस्ट किंग को विंगलॉन्ग को मारने का इशारा करता है और वो लोग विंगलॉन्ग को मार मार कर उसकी हालत बद से बदतर कर देते हैं। विंगलॉन्ग की हालत हद से ज़्यादा खराब हो गई थी। उसे अपना अंत नज़दीक दिखाई पड़ रहा था। अब आगे विंगलॉन्ग की हालत देखकर बीस्ट गॉड हंसने लगता है, जिसके बाद वह अचानक से अपनी जगह से हिलता है और बीच हवा में जाकर खड़ा हो जाता है। उसके वहाँ खड़ा होते ही अचानक से आसपास मौजूद सभी डेमनिक बीस्ट ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगते हैं, जैसे कि वो किसी जंग के लिए तैयार हो रहे हों। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें क्विंगन सेक्ट के टोंगटियान पीक का सीन दिखाया जाता है। अभी के लिए क्रिस्टल हॉल के अंदर ग्रैंड मास्टर, बाकी सभी पीक हेड्स, एल्डर्स और क्विंगन सेक्ट के काफ़ी सारे डिसाइपल्स मौजूद थे, जिनमें लू, जिंगयू ये लोग भी थे। साथ ही साथ वहाँ पर अभी के लिए फैंगजियान वैली का ली भी मौजूद था। सभी की नज़रें अभी के लिए दरवाजे पर टिकी थी, जैसे कि वो किसी के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हों। तभी अचानक से ली अपनी नज़रें लू की तरफ करता है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इसके बाद वो दोबारा से गेट की तरफ देखने लगता है। काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद अचानक से क्विंगन सेक्ट में 5 घंटियाँ बजती हैं और वो घंटियाँ बजने के बाद सभी को क्रिस्टल हॉल के अंदर एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। फैंगजियान वैली के मास्टर क्रिस्टल हॉल में पधार रहे हैं। यह आवाज़ सुनकर सभी लोग दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। दरवाजे से अभी के लिए एक बूढ़ा आदमी जिसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे, वो क्रिस्टल हॉल के अंदर चला आ रहा था। उसके पीछे ही शैंग, फैंगजियान वैली के डिसाइपल्स ये सब मौजूद थे। उस आदमी को देखकर ग्रैंड मास्टर कहते हैं, काफ़ी समय हो गया है तुम्हें मिले। मुझे तो लगा था कि अब तक तुम स्वर्ग सिधार गए होगे। इस पर वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहता है, जब तुम अब तक जिंदा हो तो मैं आखिर कैसे स्वर्ग सिधार सकता हूँ। तभी ली आगे आता है और उस आदमी के सामने झुकते हुए कहता है। ली मास्टर को ग्रीट करता है। इस पर मास्टर पूछते हैं, ली आखिर क्विंगन सेक्ट में तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? यहाँ के लोगों ने तुम्हारा अच्छे से ख्याल तो रखा? इस पर ली जल्दी से कहता है, हाँ बिल्कुल मास्टर, यहाँ के लोगों ने मेरा अच्छे से ख्याल रखा। खास करके मिस लू ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। उसकी बात सुनकर पूरे हॉल में मौजूद लोग शॉक हो जाते हैं और शॉक के साथ लू को देखने लगते हैं, क्योंकि जहाँ तक वो सभी जानते थे, लू आज तक कभी किसी लड़के के करीब नहीं आई थी। अचानक से सभी की नज़रें अपनी तरफ देख लू कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन फिर वो कुछ नहीं बोलती है, वो चुप ही रहती है। इधर ली की बात सुनकर मास्टर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो हंसते हुए कहते हैं, ग्रैंड मास्टर, लगता है तुम्हारी खातिरदारी से मेरा डिसाइपल काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ है। इस पर ग्रैंड मास्टर भी अपना सिर हिलाने लगते हैं। तभी वो कहते हैं, आप अपनी सीट लीजिए, आपको ज़रूर मुझसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी होगी। चलिए उस बात को शुरू करते हैं। ये सुनकर फैंगजियान वैली के मास्टर अपना सिर हिलाते हैं और कमरे में मौजूद एक सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ बैठने के बाद वो एक पल के लिए चारों तरफ अपनी नज़रें मारते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं, मैं यहाँ पर अभी के लिए 2 मैटर्स के बारे में डिस्कशन करने आया हूँ। पहला मैटर तो ये है कि अब बहुत जल्द एक बहुत बड़ी मुसीबत पूरी दुनिया पर आने वाली है, जिसे रोक पाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी यान बुई कहते हैं, मास्टर आखिर आप किस मुसीबत की बात कर रहे हैं? इस पर मास्टर बताते हैं, आज से हज़ारों सालों पहले साउथर्न बॉर्डर पर एक अजीब सा इविल डीमन आया था, जो खुद को बीस्ट गॉड कहा करता था। उसके पास बहुत ही खतरनाक पावर थी। वो कहाँ से आया था इसका किसी को पता नहीं था, लेकिन उसने आते ही हज़ारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। जिसके बाद उसने अपनी एक बीस्ट आर्मी बनाई थी। उस बीस्ट आर्मी के साथ उस समय उसने लगभग साउथर्न बॉर्डर की 90% पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया था। इससे आप लोग उसकी पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पिछले हज़ारों सालों से वो बीस्ट गॉड कैद था, लेकिन आज से कुछ समय पहले ही वो बीस्ट गॉड दोबारा से आज़ाद हो गया है और अब बहुत जल्द दुनिया पे कहर ढाने के लिए वो आने वाला है।
आपका क्विंगन सेक्ट सेंट्रल प्लान में है, इसलिए आप लोगों को इस बारे में पता नहीं चला होगा, लेकिन ये जो मुसीबत है वो बिल्कुल भी नज़रअंदाज करने लायक नहीं है। इस पर वाइंड वैली के पीक हेड कहते हैं, तो क्या फैंगजियन वैली अपनी पावर से इस बीस्ट गॉड से डील नहीं कर सकती है? ये सुनकर मास्टर अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, असल में ये जो बीस्ट गॉड है वो कोई नॉर्मल डीमन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल डीमन है जो अलग अलग तरह के बीस्ट को कंट्रोल कर उन्हें डेमनिक बीस्ट में बदल सकता है। और उसकी पावर इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि उसकी पावर का अंदाज़ा तो मैं भी आज तक नहीं लगा पाया हूँ। यहाँ तक कि हमारे पूर्वज भी जब इस बारे में बात करते थे तब उनकी बॉडी भी कांपने लगती थी। इसलिए मैं यही कहूँगा कि ये बीस्ट गॉड सिर्फ साउथर्न बॉर्डर की नहीं, सिर्फ फैंगजियन वैली की नहीं, बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट की प्रॉब्लम है। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं क्विंगन सेक्ट के ग्रैंड मास्टर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस दुनिया में जितने भी सेक्ट हैं उन सभी से कहिए कि वो एक साथ आकर अपनी पावर मिला लें। अगर हम लोग एक साथ मिल गए तो ही हम इस बीस्ट गॉड का सामना कर पाएंगे, वरना हमारा अंत निश्चित है। उनकी बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। क्विंगन सेक्ट के डिसाइपल घूरकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। फैंगजियन वैली के मास्टर के यहाँ आने से पहले आज तक सब कुछ ठीक था और उन्हें ऐसी किसी इविल पावर के होने का एहसास तक नहीं हुआ था। तो आखिर में वो ऐसा कैसे मान सकते थे कि ऐसी कोई इविल पावर दुनिया में मौजूद भी है और वो उन पर कहर ढाने के लिए आने वाली है। भले ही बाकी लोग इसे सच नहीं मान रहे हों, लेकिन ग्रैंड मास्टर जानते थे कि फैंगजियन वैली के मास्टर कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वो अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी, इसलिए वो जल्दी से कहते हैं। क्विंगन सेक्ट हमेशा से एक गुड फैक्शन रहा है, ऐसे में अगर कोई मुसीबत दुनिया पर आने वाली है तो आखिर क्विंगन सेक्ट उसे इग्नोर कैसे कर सकता है। हम इस मुसीबत का सामना करने में आपका साथ ज़रूर देंगे और साथ ही साथ मैं बहुत जल्द टियानइन टेम्पल में भी एक लेटर भेज दूंगा ताकि मैं वहाँ के वुहोंग मास्टर को यहाँ पर बुला सकूँ। उनकी हानि के बाद हम इस टॉपिक पर डीपली बात करेंगे और डिसाइड करेंगे कि आखिर हमें इस प्रॉब्लम से कैसे डील करना है। उनकी बात सुनकर फैंगजियन वैली के मास्टर राहत की सांस लेते हैं और जल्दी से कहते हैं, मुझे आपसे इसी मदद की उम्मीद थी, आपने मेरी उम्मीद नहीं तोड़ी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर ग्रैंड मास्टर हंसते हुए कहते हैं, आपको मुझे शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर हाँ मैं आपसे इतना ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि आखिर वो दूसरा मैटर क्या है जिस वजह से आप यहाँ आए हैं। ये सुनकर फैंगजियन वैली के मास्टर एक गहरी सांस लेते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं, वो दूसरा मैटर कोई नॉर्मल मैटर नहीं है, बल्कि एक अच्छी खबर है जो सुनकर आपको भी बहुत खुशी होगी। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर कहते हैं, आखिर वो कौन सी खबर है, प्लीज़ जल्दी बताइए। उनकी बात सुनकर फैंगजियन वैली के मास्टर हंसते हुए कहते हैं, मैं यहाँ पर जो दूसरे मैटर का डिस्कशन करने आया हूँ वो मैटर दरअसल लू और ली की शादी के बारे में है। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस डिसाइपल की शादी आपकी डिसाइपल लू के साथ हो। क्या आपको ये मंजूर है? ये सुनकर अचानक से ही पूरे हॉल में अजीब सी शांति छा जाती है। सभी लोग एक दूसरे को घूरने लगते हैं। किसी ने भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। उनकी बात सुनकर लू भी चौंक गई थी और वो चौंक कर उन्हें देख रही थी, लेकिन अभी के लिए वो कुछ नहीं कहती है। सभी की नज़रें ग्रैंड मास्टर पर हो जाती हैं। ग्रैंड मास्टर अभी के लिए फैंगजियन वैली के मास्टर को ही देख रहे थे। फैंगजियन वैली के मास्टर कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि ईविल बीस्ट गॉड के आने से पहले मैं फैंगजियन वैली की सारी जवाबदारी ली को सौंप दूँ, ताकि मेरे जाने के बाद भी फैंगजियन वैली को संभालने वाला कोई हो। लेकिन ली अकेले ऐसा नहीं कर सकता है, उसे भी किसी न किसी साथी की ज़रूरत होगी और मैं चाहता हूँ कि आपके सेक्ट की लू उसकी वो साथी बने। मैं आपसे इस बारे में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपना डिसीजन प्लीज़ हमें जल्द से जल्द बता दीजिए। ये बात सुनकर ग्रैंड मास्टर अपनी दाढ़ी सहलाने लगते हैं और थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहते हैं, बहुत जल्द बीस्ट गॉड यहाँ पर आने वाला है। उस मुसीबत के वक्त में हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है इस वजह से हम एक दूसरे का साथ देने के लिए मजबूर हों। और आपने ये शादी का प्रपोज़ल रखकर हमारे बीच में एक रिश्ता जोड़ दिया है और मुझे प्रपोज़ल पूरी तरह से मंजूर है। ग्रैंड मास्टर की बात सुनकर लू
जो अभी के लिए पूरी तरह शांत थी, वो भी चौंक जाती है और चौंक कर ग्रैंड मास्टर को देखने लगती है। उसे लगा नहीं था कि ग्रैंड मास्टर प्रपोजल को मान लेंगे। तभी क्विंगन सेक के बाकी सभी डिसाइपल्स भी ग्रैंड मास्टर को देखने लगते हैं। कियान बुई जल्दी से अपनी मुट्ठी भींच लेते हैं। वो भले ही जाओ फैन से नाराज़ थे, पर वे जानते थे लू जाओ फैन को पसंद करती है। ऐसे में लू की शादी किसी और से कराना, ये बात उन्हें भी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, लेकिन अभी के लिए वो कुछ नहीं कहते हैं। तभी ग्रैंड मास्टर लू की मास्टर शियू की तरफ मुड़ते हैं और उससे कहते हैं, शियू, लू तुम्हारी डिसाइपल है, ऐसे में ये डिसीजन तुम्हें ही लेना चाहिए। बोलो, क्या तुम लू की शादी ली से कराने के लिए तैयार हो? ग्रैंड मास्टर की बात सुनकर लू जल्दी से अपने मास्टर के पास जाकर कहती है, टीचर। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाती, शियू कहती हैं, लू ली एक अच्छा लड़का है और पावरफुल भी है। ऐसे में मेरे हिसाब से वो तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच होगा। मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहती हूँ कि लू और ली की शादी हो जाए। ये सुनकर लू इससे पहले कि कुछ कह पाती, फैंगजियान वैली के मास्टर हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं, जब आप दोनों ने शादी का प्रपोजल मान लिया है तो हम जल्दी इनकी शादी करा देंगे। ली, जाओ जाकर ग्रैंड मास्टर और मास्टर शियू को ग्रीट करो, उनकी वजह से ही तुम्हारी शादी हो रही है। ये सुनकर ली जल्दी से जाकर उन दोनों को ग्रीट करता है। तभी फैंगजियान वैली के मास्टर आगे कहते हैं, ग्रैंड मास्टर, आखिर हमें इन दोनों की शादी कब करनी चाहिए? इस डेट पर करनी चाहिए। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर कुछ कह पाते, तभी अचानक से कमरे में एक आवाज़ गूंज उठती है, रुक जाओ। सभी लोग अचानक से इस आवाज़ से चौंक जाते हैं और आवाज़ की दिशा में देखने लगते हैं। यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि लू थी। लू अचानक से ग्रैंड मास्टर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ग्रैंड मास्टर उसे देखते हुए कहते हैं, लू, क्या तुम्हें कुछ कहना है? सभी की नज़रें भी अभी के लिए लू पर टिकी थी। सभी जानना चाहते थे कि आखिर लू क्या कहना चाहती है। सभी लोगों की नज़रें अपनी तरफ देख लू थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन फिर वो अपनी मुट्ठी भींचते हुए अचानक से पीछे मुड़ जाती है और हॉल के एंट्रेंस की तरफ देखने लगती है। अभी के लिए वो खुले आसमान की तरफ देख रही थी। न जाने वो खुले आसमान में क्या देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी के लिए एक अजीब सी मजबूरी दिखाई पड़ रही थी। वो अपनी मुट्ठी भींच लेती है और थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद कहती है, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि लू इस शादी के लिए तैयार हो जाएगी, और कोई अभी के लिए नहीं देख पा रहा था कि लू कितने ज़्यादा परेशान थी। वो अभी के लिए एक अलग ही दुनिया में खो गई थी और अभी के लिए वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, जैसे कि आज जो भी हुआ हो उससे वो बहुत ज़्यादा शौक में हो। पर जो भी हो, वो अपने मास्टर का विरोध नहीं करना चाहती थी, उनका अपमान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने शादी का प्रपोज़ल मान लिया था। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।